सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मोटरवे बंद, होटल बंद और स्कूल बंद, हॉस्पिटल बंद, हर चीज़ बंद, पुलिस बंद, फ़ौज सड़कों पे नज़र आ रही है, अवाम खज्जल ख़राब हो रही है। और एक और चीज़ आपको बताएँ कि ये भी इत्तला है कि काफ़ी लोग जो है वो जान से भी जा चुके हैं। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे पता करते हैं क्या सूरत-ए-हाल है। जी सर, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? देखिए, 2 बड़े आइटम इस वक़्त पाकिस्तान में परेशान कुन आम इंसान के लिए 2 आइटम जो है वो एक तकलीफ़देह सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए पैदा कर रहे हैं। हुँ। एक ये है कि जो फ़िरक़ावाराना फ़साद हुआ है बाराचरार में, जी। उसको हुकूमत छुपा रही है। हुँ। जो बैरूनी दुनिया से खबरें निकल रही हैं और वो वहाँ के नुमाइंदे ही बयान कर रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि अब तक 110 आदमी हलाक हो जी। और वहाँ पे बड़ी टेंशन है, जो ज़्यादा नुकसान शिया कम्युनिटी का हुआ है और शिया कम्युनिटी भी वहाँ पे 3 है। हुँ। एक ग्रुप वो है जो अपने इराक के जो शिया सेक्ट है, उससे मुतासिर हैं, उनके मानने वाले हैं, जो उनसे हमदर्दी रखने वाले हैं। एक ग्रुप वो है जो ईरान से हमदर्दी रखता है और तीसरा ग्रुप वो है जो आम हमारे शिया कहलाते हैं, पाकिस्तान में जो पंजाब में वगैरह में पाए जाते हैं। तो उन तीनों के साथ कहा ये जा रहा है कि ज़्यादती हुई है और जिसकी वजह से अब वो सुन्नी मसाजिद के ऊपर हमले कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो तफ़सील पूरी तरह बाहर नहीं आ रही, लेकिन जो नुमाइंदे बता रहे हैं वहाँ पे बड़ी इस वक़्त टेंशन है और इस सूरत-हाल के अंदर जो एक कौमी गम होना चाहिए, एक कौमी शोक बनाना चाहिए हमें, वो कैफ़ियत पूरे मुल्क में इसलिए पैदा नहीं हो रही कि छुपाया जा रहा है मुल्क की तरफ से, ताकि पंजाब में या दूसरे इलाकों में, मुल्क के इलाकों में उसका कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना हो और कोई शिया-सुन्नी फ़साद वाली कैफ़ियत पूरे मुल्क में फैल ना जाए, मज़हबी फ़साद जो है। तो इस सूरत-हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए अपना एहतजाज जो है वो मंसूख कर दे और इस कौमी शोक का हिस्सा बन जाए। इस वक़्त अगर वो 10 दिन के बाद मुज़ाहरे कर लेंगे या अपना जो कुछ वो करना चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ, उसको 10 दिन डिले कर लें तो उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो सानहा हो गया है या इसके जो असरात मुरतब होंगे, वो उसमें सारी कौम को इस वक़्त इकट्ठा होना चाहिए और कौमी शोक के तौर पर इसको मनाना चाहिए और जो सूरत-हाल है उसको कंट्रोल करने में मदद करनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि भई ये हर चीज़ बढ़ती क्यों जा रही है? आज भी सुबह फोरम एजेंसी के अंदर 2 अलग-अलग धमाके हुए हैं, जिनके अंदर एक पुलिस कांस्टेबल भी मारा गया है और एक आम शहरी भी मारा गया है। ये एक रोज़ की कहानी बन गई है। परसों आपने देखा था कि 9-10 हमारे फौजी हलाक हुए थे उसी इलाके के अंदर और ये इसके ऊपर कोई अभी तक जिसे कहना चाहिए कि फ़िक्रमंदी ऐसी इज़हार नहीं की जा रही, सिवाय ये कि भई एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो मुनक़्क़द कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कौम को कोई पॉलिसी नहीं दी जा रही कि भई इस का मुकाबला हमने किस तरह करना है। इस दहशतगर्दी का जो मज़हब के जिसमें मज़हब भी शामिल कर दिया है, इंतहा पसंद लोग भी शामिल हैं इसके अंदर, मज़हबी मुनाफ़रत भी फैल रही है और वैसे नॉर्मल दहशतगर्दी भी हुकूमत की सिक्योरिटी की मुल्क की सिक्योरिटी के लिए मसला बन रही है। उसके लिए कोई कौमी पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई है। हमारे यहाँ पॉलिसी जो बनती है वो इफ़रात के साथ बनती है। एक पॉलिसी जो थी कभी रद्दुल फ़साद बन जाता है, कभी ज़र्ब-ए-वुमन बन जाता है। इस तरह ही चेंज आता है फ़ौज का, वो नया बंदा अपने नाम से एक नई पॉलिसी दे देता है। असल में तो पॉलिसी जो है वो सियासतदानों को बनानी चाहिए, रियासत के हुक्मरानों को बनानी चाहिए और फिर उसके ऊपर जो है वो फ़ौज अमल करे। लेकिन हमारे इस वक़्त हावी है, फ़ौज के हर सिक्योरिटी का मामला जो है वो फ़ौज के हवाले कर दिया जाता है और हुकूमत जो है वो बयान देने के लिए रह जाती है। चाहे वो वज़ीर दाखिला हो, चाहे वो नेशनल असम्बली का स्पीकर हो, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हो, असम्बली में तकरीरें हो जाती हैं। जो पॉलिसी बना के उसके ऊपर अमल करवाने के लिए प्रेशर डालना ये हुकूमत का काम है
जिसकी वजह से ये हम अभी तक नाकाम चले आ रहे हैं। और ये मामला जो है, रोज बंदे जो है डेली बेसिस पे मरना शुरू हो गए हैं और धमाके होते चले जा रहे हैं। तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और आप ये देखें, इसके और ज्यादा मुरतब अभी तो सिर्फ फॉरम एजेंसी या बलूचिस्तान में या सूबा से खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, ये बढ़ते बढ़ते इधर भी आ जाएगा। पंजाब और सिंध भी जब इससे महफूज नहीं रहेंगे, इसलिए इस बात के लिए एक कौमी पॉलिसी बना के इसको कंट्रोल करना जरूरी है। और इसके अंदर इस वक्त सियासत को छोड़ के सब सियासी पार्टियों को जो है हुकूमत का साथ देना चाहिए, या उस पॉलिसी का साथ देना चाहिए जो एक मुश्तरका पॉलिसी जो है वो तरतीब दी है। जी हाँ साहब, मुश्तरका है, कोई ये काम तो कर ही नहीं सकते, इकट्ठे बैठ नहीं सकते। ये मुझे बताइए कि पीटीआई वाले अभी निकले भी नहीं थे, तो मोटरवे कभी आपने सुना कि किसी मुल्क की 6 मोटरवे एक वक्त में मरम्मत हो रही हो? फिर वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, जो लोग जुलूस में शामिल नहीं होना चाह रहे वो भी तकलीफ में है, कई हॉस्पिटल जाने से बैठे हुए हैं, किसी की बारात रुक गई है। तो आप समझते हैं कि जब तक ये चमचगिरी करती रहेगी गवर्नमेंट फौज की, उस वक्त तक ये इकट्ठे मिल बैठेंगे? देखें, इसका साफ मतलब यह है कि आपका ऊपर कंट्रोल नहीं है, हुकूमत का कंट्रोल मुल्क के ऊपर नहीं है, मामलात उनके अप्रोच से बाहर हैं, जो उनकी इस्तात है उससे बाहर है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई सब इकट्ठे हो, सबको इकट्ठा करके एक पॉलिसी तरतीब दी जाए मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर। जब मुल्क में नहीं रहेगा, ये मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उसमें दिन ब दिन आप कमजोर होते चले जाएंगे और अखीर एंड आ जाएगा आपका मुल्क का, दुनिया आपको हंसेगी। उस वक्त से पहले एक कौमी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए। सियासतदानों ने अपनी सियासत जो करने के लिए सियासत तो मुल्क के लिए की जाती है, तो फिर जब मुल्क की खतरात से दोचार हो रहा है उसके अंदर साथ जोड़ के नहीं बैठना, तो फिर ऐसे लोगों को साइड पे कर देना चाहिए। आवाम को, आवाम के ऐसे फिर बड़े बड़े मुजाहरे होने चाहिए कि भाई हमें ये हुक्मरान नहीं चाहिए, या ये सियासतदान जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, इनके पास इनसे मसाइल बड़े हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो किसी न किसी नए इनकलाब की तरफ पेशकदमी होनी चाहिए। खान साहब, बुशरा बेगम के जो बयान है उस पर इस वक्त खलबली मची हुई है। वो कहते एक दोस्त मुल्क के साथ तल्लुकात खराब हो गए हमारे, तो हमारे तो वहाँ पे सारा कुछ चलता ही दूसरे मुल्कों के कहने पे, इसमें कोई नई बात तो सामने नहीं आई। देखिए, ये तो सियासत है जो उसको बदनाम करने के लिए, इस मौका फायदा उठाने के लिए तरीके इंसाफ को इस वक्त क्योंकि वो मुजाहरा कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो उसको दबाने के लिए इस बात को फैलाया जा रहा है। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना, उसने कोई ऐसी बड़ी बात की है, उसने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर लिया भी हो तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि उसको इतना बड़ा इशू बना लिया जाए। नहीं, सऊदी अरब के कहने पे आपको पता ही है, नवाज शरीफ को यहाँ से वो ले गए थे, और अमेरिका की कॉल आ जाए फिर भी हम परेशान हो जाते हैं, किसी और मुल्क की कॉल आ जाए। तो आपने बात तो दुरुस्त की, लेकिन ये तो कहते हैं कि जब से पाकिस्तान बना सबसे बड़ा खतरनाक बयान ये आया। देखिए, इसलिए कि अब तक जो बुशरा की तरफ से आया है उसकी बैकग्राउंड देखें, इसलिए कि अब तक जितने भी हमारे हुक्मरान हैं वो सऊदीया की बात मानते चले आए हैं। नवाज शरीफ भी जब मुश्किल हालात में था और परवेज मुशर्रफ सब बढ़ के बातें करते थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, आखिर जब सऊदी अरब इन्वॉल्व हुआ तो वो भी फिर नीचे जमीन के लेट गए और उन्होंने जाने दिया उनको। अब जबकि ये कहा जा रहा है कि भाई ये कामयाब, इनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात उम्मीद है कामयाब हो जाएंगे, तरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान एक तीसरा आंसर भी जो है वो शामिल हो रहा है। तो उससे डर के जो है उन्होंने बुशरा बेगम ने ये बयान दे दिया कि भैया अगर ये मुज़ाकरात कामयाब और ये मुल्क से बाहर भेजते हैं तो सऊदी अरब भी भेजेंगे। इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है, अच्छा जाहिर किया जा रहा है। या मेरी ये कहना चाहिए स्टेटमेंट है कि भाई उन्होंने इस वजह से ये बात कर दी है, वरना इतनी बड़ी बात है नहीं, इसको बना दिया गया है। खान साहब, आखिर में ये बताएं, जो अहम मसला है, आप देख रहे हैं कि ये जो मौजूदा हालात है और बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे। स्टॉक मार्केट की तो खबरें आती बड़ी बुलंदी पे जा रही, ये भी झूठी खबरें दी जा रही। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना वो ऊपर चढ़ती है नीचे होती थी, ये बात बड़ी कंपनियों के हाथ में है, बात लोगों के हाथ में है जो गेम खेलते हैं। उससे जरूरी नहीं होता कि भाई आपके भाई
वाकई आपकी मुल्क इस तरह तरक्की कर गया हो या आपकी स्टॉक मार्केट की वजह से आपके आवाम को इतना बड़ा फायदा पहुंच गया हो। अभी जो कहानी बात आई है कल के फाइनेंशियल टाइम के अंदर मोदी के बारे में, वो पढ़ने तो वही आंखें खोलने के लिए काफी है। इसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि अमेरिका और उसके तल्लुकात जो है मोदी के खराब हो जाएंगे, और अमेरिका जो है हाथ उठा रहा है कि सिर्फ मोदी ने जो 3-4 पार्टियों को बनाया, जिनको तमाम इंटरनेशनली ठेके दिए गए, जिनसे बड़े बड़े कारोबार जिनके हाथ में थे, वो उनका मैंने पता लगा है 250 मिलियन उन्होंने कंपनियों के ऑर्डर देने के लिए अपने ऊपर मतलब खर्च किए, लोगों को रिश्वतें दी, और वो कंपनियों के खिलाफ अब एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है कि उन्होंने दुनिया में पैसा बड़े बड़े कमाने के लिए किस तरह ठेके लिए और किस तरह एनर्जी और दूसरे मामला में, और मोदी ने उनको किस तरह फॉरवर्ड किया। अब मोदी का नाम तो उससे अंदर आ रहा है। अब वो उन कंपनियों के स्टॉक जो है कल से एकदम नीचे आ गए हैं। 5 कंपनियों के 5 बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, अमीर तरीन लोग जो भारत के शुमार किए जाते हैं, 5 के स्टॉक एक्सचेंज कल के नीचे मजबूत उसमें छपा हुआ है आपके फाइनेंशियल टाइम के अंदर। तो ये स्टॉक मार्केट कोई बुनियाद नहीं होती कि आपकी मुल्क की तरक्की की, और उसके लिए स्टॉक एक दुनिया के बिल्कुल और है। हम तो तरक्की मुल्क के अंदर नजर आए, जिससे आवाम को फायदा हो, जिससे मुल्क को आपको नजर आए कि हाँ मुल्क ऊपर की तरफ जा रहा है, वो सूरत हाल तो अभी तक नहीं है। स्टॉक मार्केट का उधर तो कोई फायदा हमें नजर आता। हाँ सर, आप जर्मनी में मौजूद है, ये बताइए कि जो जंग की इस वक्त खबरें चल रही हैं, हम भी बता रहे हैं, कोई जर्मन अवाम इससे परेशान है या मामूल के मुताबिक जिंदगी चल रही है वहाँ पे? देखिए, अभी तक सिवाय डिस्कशंस के इससे ज्यादा तो कोई गुफ्तगू आम पब्लिक में ऐसी परेशानी नजर नहीं आती कि भाई वाकई जंग जो है वो जंग हो जाएगी या जर्मनी जो है वो गैर महफूज होगा इस जंग के अंदर। यकीनन सियासी खोपड़े जो हैं या सियासतदान जो है या जो लोग हुकूमत में हैं वो लोग इस पर फिक्रमंद होंगे, सर जोड़ रहे होंगे, लेकिन अवाम में कोई ऐसी बेचैनी देखने में नहीं आ रही। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। आज एक मेरे दोस्त है जर्मनी में, उन्होंने एक वीडियो भेजी मुझे। एक रेंजर्स की गाड़ी जा रही थी और उसने जाके एक शायद बाइक वाला था उसको टक्कर मार, और रेंजर्स वाले उतरे और उसको मारना शुरू कर दिया। गलती उनकी अपनी, जिस मुल्क की ये हालत हो वहाँ भी आप सोच सकते हैं कि ज़िंदा रहना कितना मुश्किल है। और जब भी ये चीज़ें हम देखते हैं तो शुक्र करते हैं कि यूरोप में एक अच्छी ज़िंदगी इंसान गुजार रहा होता है, हर एक की रिस्पेक्ट है, कोई कायदे हैं, कोई कवानीन है। तो जहालत का जिस मुल्क में ये म्यार हो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर वो अवाम ज़िंदा भी हैं तो उनकी कोई हालत नहीं है, कोई औकात नहीं है। अगर वो मर भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 100 मर जाए, 200 मर जाए रोज़ाना, क्या फ़र्क पड़ जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा। मुर्दा कौम, मुर्दा ज़मीर, मुर्दा गोश्त खाना, ज़ानी, शराबी और हुक्मरान भी ऐसे। जिस मुल्क में ये हालत हो चुकी हो उस मुल्क की आज़ादी पे सवालात उठते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 2 ममालिक जिनके ऊपर जनाब करेगा रूस एटमी हमला, खुलकर उसने बता दिया है। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं, और जंग में तेज़ी आ गई है। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम मुकम्मल तबाह कर दिया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन का, और पोलैंड पे भी कुछ इस तरह के हालात है कि आने वाले दिनों में शायद उस पर भी हमला हो। जर्मनी, बर्लिन शहर का नाम भी आ रहा है, लेकिन इंग्लैंड, जी हाँ, और अमेरिका सरफरिस्त हैं। सर क्या देख रहे हैं, ये तो हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। मुबारक साहब, ये काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे कल परसों से प्यूटन जो था वो बड़ा अग्रेसिव था और उसने बड़ी वार्निंग दी और अपनी फौज को तैयार कर लिया। उसके साथ देखें, अभी नॉर्थ कोरिया ने बोला कि हमने भी अपनी एटम बम जो है वो तैयार कर लिया, मेरी फौज भी पूरी तैयार है। चाइना ने, आप हैरान हो गए कि चाइना ने पहले तो बोला है कि ये सिचुएशन पैदा ना करो, वरना अगर रशिया के ऊपर किसी ने हमला किया तो चाइना फुली रशिया को सपोर्ट करेगा। उसके साथ ईरान भी बोल पड़ा है। ईरान ने यह बोला है कि हम रशिया के साथ हैं, अगर जंग हुई तो मेरे फौजी भी रशिया के साथ लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है मुबारक साहब। इसमें
हमने बार बार एक चीज दोहराई है कि अकल के साथ जो फैसले होते हैं वो ही कामयाब होते हैं। अभी कौन लोग यूरोप को तबाह करवा रहे हैं? यूरोप ठीक ठाक चल रहा है। इन्होंने 50-60 साल मेहनत करके इस यूरोपियन यूनियन को ये लोगों ने तरक्की की। ये जर्मनी का कूड़ा बन गया था। और इसी तरह बाकी जितने ममालिक थे, पोलैंड, फ्रांस, ये वो, हिटलर ने इनकी तबाही कर दी थी। अभी ये वो तरक्की करके किसी मंजिल पे आ गए तो अभी फिर इसको तबाह करवा रहे हैं। तो ये अभी अमेरिका के लिए वार्निंग उसे दी है। उसने बड़ा जो रशियन का लेटेस्ट जो मिसाइल है वो अभी वीडियो को दिखाया जा रहा था, वो एक धुएं की तरह एक धुआं होता है जो हवा में उड़ रहा है। उसके अंदर एक ऐसा मिसाइल है जो हजारों मील की स्पीड से जा रहा है, उसको कोई पकड़ भी नहीं सकता। और वो जब गिरेगा तो कहते हैं कि एटम बम जो हिरोशिमा में गिराए गए थे उससे 1000 गुना ज्यादा उसकी पावर है। और ये चीजें जो रशिया ने भी उनको कहा है कि तुम बाहर आ जाओ। ये एक मिसाइल उसने मारा है ट्रायल यूक्रेन के ऊपर, और वो कहते हैं कि उसने इतनी तबाही की है कि 20% से ज्यादा, वो छोटा एक मिसाइल था जो फेंका गया है यूक्रेन के ऊपर, जिससे ये ज्यादा अभी शोर पड़ा है कि ये इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल था, ये था, वो था। रशिया ने बोला ये हमारा एक ट्रायल मिसाइल था, हमने ट्राई किया है कि इसका क्या असर होता है। वो कहते हैं 20% एटम बम जो जापान पे गिरे थे उससे ज्यादा उसने नुकसान किया है। इनका सारा वो जहां इनका असला पड़ा था उसने हवा में उड़ा दिया। अभी उमर साहब ये कौन लोग हैं जो इस तरह के खुद ब खुद आ बैल मुझे मार, यानी ठीक ठाक अमन चल रहा है दुनिया में, और कुछ लोग जो है उसको अमन को तबाह करवाना चाहते हैं। अभी मैं एक कर्नल डोगलस अमेरिका का बहुत बड़ा तबसरा नगार है, उसने बयान दिया कि उसने बोला कि यूक्रेन विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। ये उसने बयान दिया कि यूक्रेन विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। अक्ल के नाखन लो। और अमेरिका को बोला कि तुम मत इसको भड़काओ, मत इस मुल्क को खत्म करवाओ, ये खत्म रशिया को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो ये चीजें अभी ये भी एक न्यूज चल रही है कि रशिया ने एक मिसाइल मारा है पोलैंड के उस तमाम जो इनका डिफेंस का वो जहां सामान पड़ा था, गड्ढा हो रहा था, वहां पे उन्होंने मिसाइल रात को मारा और सारा हवा में उड़ा दिया। और रशिया ने भी फिर वार्निंग दी है। वो कहता है कि बाकी ममालिक जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं वो बाद आ जाएं। उसमें वो तमाम 3-4 मुल्क ही हैं, ज्यादा नहीं है। वो जर्मनी है, पोलैंड है, फ्रांस हट गया, पीछे हट गए, और बरतानिया है, और शायद एक आध मुल्क कोई और है। तो बाकी यूक्रेन रह गए और अमेरिका दूर बैठा है। अमेरिका का तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला, वो इस पूरे यूरोप को तबाह करा भी देगा, तो अमेरिका तो ठीक ठाक बैठा हुआ है। लेकिन ये चीजें अभी जो डेवलप हो रही हैं उसके लिए दुनिया क्या सोच रही है, यूरोपियन यूनियन क्या सोच रही है। मेरे ख्याल में वो जो 2 मिसाइल मारे गए थे, बरतानिया का एक मिसाइल या 5-6 इसके अमेरिका के, वो इसके बाद रिपोर्ट्स यही है कि इसके बाद उन्होंने जरूरत नहीं की, क्योंकि रशिया ने जो कुछ दिखाया उनको कि तुम्हारा असर क्या होने वाला है, उससे शायद ये खौफ में मुब्तला हो गए। और ये भी आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो तकसीम हो गई है। बहुत सारे मुल्कों ने अल्लाह कह दिया कि हम इस जंग में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करने वाले। अच्छा, थोड़ा-सा ये बता दें कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के वारंट गिरफ्तारी जो अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ने जारी की है, यूरोप के कई ममालिक ने ये कहा है कि हम अगर वो हमारे किसी भी मुल्क में आएगा तो हम पकड़ के उसे बाकायदा तौर पर जो भी कवानीन है उसी के मुताबिक चलेंगे। लेकिन अमेरिका ने कहा जनाब मुझे ये मंजूर नहीं। ये बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट के जब ऑर्डर जारी होते हैं तो उसमें फिर किस तरह बचत हो सकती है? मुबारक साहब, ये आप देखें कि जैसे यूनाइटेड नेशंस है जी, तो यूनाइटेड नेशंस के जितने ऑर्डर आज तक पास हुए किसने माने हैं? आप खुद ही देख लें, जितने भी दुनिया के अमन के लिए यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल्स में या जनरल असेंबली में पूरी दुनिया ने वोटें डाली कि ये इस तरह होने, कुछ भी नहीं हुआ। इसराइल के खिलाफ आप देखें कि कितने करारदाद यूनाइटेड नेशन में पेश हुई हैं और इससे कोई करारदाद नहीं मानी, वो किसी की नहीं मान रहा। इसी तरह अभी ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसका डिसीजन कौन मानेगा? वो तो 5, 10, 20 जज हैं जिन्होंने फैसला दिया है। तो ये बात सही है कि अमेरिका भी नहीं मानता और ये भी नहीं मानेंगे। और हाँ, यूरोपियन यूनियन के शायद ममालिक जो है वो कुछ जो कहते हैं कि रवि वाले ममालिक हैं,
शायद वो इस चीज पे अमल करें, लेकिन जनरली ये बात सही है कि इसके ऊपर कोई अमल नहीं करेगा। अच्छा, थोड़ी-सी पाकिस्तान की ताज़ा सूरत-ए-हाल पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पूरा बंद किया हुआ है, तो इसमें हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में और भी मसाइल पैदा होंगे? तो बड़े मसाइल हैं मुबारक साहब। हुकूमत तो पहले ही आपको पता ही है जाली है, ये फ्रॉड से वोटें लेके पैसे दे के, और इसको सपोर्टर्स जो हैं वो आपको पता है, इलेक्शन कमिश्नर था, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जजेस थे, वो जज जो चला गया जिसके ऊपर लानत लोगों ने मारी ना, हमने तो नहीं मारी, लोगों ने मुंह के ऊपर बात तुम लानती हो, और जहां जहां जूते पड़े पता नहीं क्या क्या पड़ा। तो जब इस तरह के लोग आपके मुल्क चलाने वाले हों मुबारक साहब, तो फिर तो मुल्क नहीं चलते ना, किसी के पांव पकड़ के पैसे लाने से या ये वो। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊं, इन लोगों के, क्योंकि ये मुल्क तो चला नहीं सकते, नालायक तरीन बददियानत आरामखोर मुल्क के दुश्मन लोग हैं ये, और ये वो लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, ये वो लोग हैं जो कातिल है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इनकी इनकी इनका पैसा खाने का जजों ने प्रूफ दिया, पुलिस ने दिया, FIA ने दिया, नैप ने दिया। पाकिस्तान के अंदर हुआ ना सब कुछ इमरान के जमाने में, तो वो कैसे अपने आप को, और 3 दफा इन्होंने अपने केस खुद माफ करवाए दिल्ली असेंबली से। तो जब इस तरह के लोग आपके होंगे मुल्क, और लोग, मुबारक साहब, लोगों को उठना चाहिए। हम तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खाने वालों के खिलाफ लोगों को उठना चाहिए। बांग्लादेश के लोग उठे, उन्होंने एक करके दिखाया। पाकिस्तान के लोगों का खून हुआ है 75 साल में, उनके जज्बात, उनका खाना पीना, इसने सब लूटी गई है। तो ये लोगों का काम है कि अब वक्त है अगर तो खड़े हों और इस फासिस्ट करप्ट बेईमान लोगों को हमेशा के लिए उखाड़ दें। लेकिन ये बात है, सिर्फ ये एक बयान है सिर्फ, लेकिन क्या प्रैक्टिकली पाकिस्तानी कौम ऐसा करने के लिए तैयार है, ये तो अभी मुबारक सा वक्त ही दिखाएगा। बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू। नहीं, इसराइल के वज़ीर आज़म के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, ये चंद माह पहले हमने बाकायदा तौर पर प्रोग्राम किए भी थे। ये मिस्टर करीम है, उन्होंने बाकायदा तौर पर कोर्ट में एक दरख्वास्त डाली थी कि हज़ारों लोग इस बंदे ने कत्ल कर दिए। जो बात इसमें बताने वाली है कि इतनी जुर्रत की गई, सोशल मीडिया पे भी ये खबरें चल रही हैं। फ़लस्तीन के मामले में थोड़ा-सा आपके शायद इल्म में ही हो, लेकिन फिर भी याद दहानी करा देते हैं कि 2 बंदों ने आवाज़ उठाई, एक सर ज़फ़रुल्लाह खान थे और एक ये मिस्टर करीम है, करीम खान, और ये दोनों जो हैं ये अहमदी हैं। जब हमने पता किया तो ये साहब भी अहमदी हैं। अब जो चीज़ें हैं कि इनको भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। जब इस तरह के बड़े कदम आप उठाते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं प्रोपेगेंडा, और इनके ख़िलाफ़ हो भी रहा है। कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, उस तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इस तरह का काम करते हैं तो फिर झूठे मुकदमात बना दिए जाते हैं, कोई ना कोई झूठा केस डाल दिया जाता है। लेकिन जब तक अदालत में कोई चीज़ साबित ना हो, आप उसे ये नहीं कह सकते कि इसने ये जुर्म किया। दूसरी जो बात थी यहाँ की यूक्रेन जंग की, अब तो जो यहाँ के मज़हबी पेशवा हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि कुछ ना कुछ अपने घरों में बंदोबस्त रखें, ताकि आने वाले दिनों में अगर फ़र्ज़ करें जंग हो जाती है, क्योंकि हर 2-3 माह 6 माह बाद एकदम हालात जो है वो तब्दील हो जाते हैं। जैसे ही लोग थोड़ा सुकून लेते हैं, तो यहाँ पे मतलब मशवरा जो दिया जाता है अच्छा ही होता है, उस पे अमल कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं उसमें अमल करने में। लेकिन यहाँ की इंग्लैंड की गवर्नमेंट इस तरह तवज्जो दिलाती रहती है, और ममालिक में भी यही चीज़ें होती, आम पब्लिक का इस तरफ ध्यान नहीं जाता। वजह ये होती है कि उनके ज़हन में होता है, फ़र्ज़ करें जर्मन है, उनको इस चीज़ की ख़्याल नहीं आता। मगर कल ही मेरी एक ख़तून से बात हो रही थी, कहीं पे वो काम करती है, तो बता रही थी कि हमारे अब जो वहाँ पे जर्मन है वो भी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। तो इसमें अब आपको पता ही है कि किस तरह का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि ये मैं बता दूँ कि ऐसी पेशगोइयाँ निकाली जा रही हैं कि कोई ना कोई काम पड़ने वाला है वाला।
कई लोग तो यूरोप छोड़ के जा रहे हैं, एक कहाँ जाएँगे ये पता नहीं, कोई कहता अफ्रीका महफूज़ है, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया महफूज़ है, और वहाँ वसाइल भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो आने वाले दिनों में देखेंगे अब क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे। पाकिस्तान हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सर, लाहौर पूरा बंद कर दिया गया है? जी, गुज़श्ता रात तकरीबन 8 बजे का टाइम दिया था कि 8 बजे के बाद जो है वो तमाम रोड्स क्लोज़ किए जाएँगे, लेकिन तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही कंटेनर्स लगाकर तमाम जो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट हैं उनको बंद कर दिया गया था। 8 बजे तक काम मुकम्मल लाहौर के अंदर जो आमदोरफ्त थी वो बंद हो चुकी थी। जो रावी का पुल है या सगिया पुल है, जो नया पुल है, जो 5 पुल है जहाँ के ज़रिए जहाँ से आप क्रॉस करके लाहौर में दाखिल होती हैं, वो तमाम जो है वो गुज़श्ता रात से जो है वो बंद है। सर, ये बताइए कि तमाम मोटरवे बंद कर दी गई, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हुकूमत की नाकामी है या अवाम जो वो हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचना चाहती है? देखिए, हुकूमत को अगर खौफ है तो उसने ये सारा काम किया है कि उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। पहले तो यहाँ तक होता था कि बड़ी गाड़ियाँ, बसेज़ वगैरह या जो ट्रक थे या दूसरी गाड़ियाँ थी उनको रोक दिया जाता था, और जो आम मोटरसाइकिल सवार हैं या दूसरे हैं उनको जाने दिया जाता था। लेकिन अब जो है ये सब काम इस तरह किया है कि उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है कि आप मोटरसाइकिल पे भी नहीं गुजर सकते और पैदल भी नहीं गुजर सकते। आज सुबह को तकरीबन हमें वो इत्तला मिली थी कि 6:30 पौने 7 बजे के करीब जो रावी का पुल है और जो सगिया पुल है उसको थोड़ा-सा उन्होंने खोला है, ताकि जो लोग वहाँ पर कुछ सामान लेने वाले, कुछ दूध वगैरह जो ले जाता है, कोई गाड़ियाँ खाने की, जो डब्बा रोटी है, वो बाकी जो सामान जाता है, वो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ वहाँ पे क्रॉस कर दी जाए। तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए खोला था। तो ये हुकूमत इस बात को समझ रही है कि अगर हुकूमत को खौफ ना होता या किसी चीज़ के कोई डर ना होता तो एहतजाज करना जमहूरियत का हक है। हर पार्टी को, हर लोगों को, पाकिस्तान के शहरियों को एहतजाज करने का, अपने राइट को इस्तेमाल करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है। तो इनको चाहिए था कि एक दफ़ा वो तमाम अफराद को जाने देती। कितने लोग जो थे वहाँ पर चले जाते या इकट्ठे हो जाते, वहाँ पर एक जलसा करते, वहाँ पे इकट्ठे होते, खिताब करते, सुनते, 1 दिन बैठते, 2 दिन बैठते, चले जाते। लेकिन इन्होंने पूरा रोड बंद कर दिया। रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ट्रेनें थी उनको उन्होंने, हमें मालूम हुआ है कि रोक दिया गया है कि कोई ट्रेन जो है वो रावलपिंडी की तरफ नहीं जाएगी। कुछ फ्लाइट्स का पता लगा है कि वो जो है उनको कैंसिल कर दिया गया है। जिना एयर है उसको रखे गए, सरीना थी, वहाँ पे 2-3 फ्लाइट थी, सियालकोट एयर थी, इनको भी पता लगा। वहाँ पर जो ये इस तरह की जाने वाली परवाजें थी उनको भी बंद कर दिया गया। तो इस वक्त तक तमाम जो रास्ता है वो कट ऑफ करने की कोशिश की गई है कि वो इस्लामाबाद कोई भी किसी भी जरिए से ना पहुंच सके। आप समझते हैं कि उसके बावजूद पब्लिक वहाँ पे पहुँच जाएगी? जी बिल्कुल, जो लोग हैं, जो कारकुन हैं, वो अब 24 तारीख के इंतजार में तो नहीं बैठे हुए कि हम 24 ही को वहां पर जाएंगे। जो ज्यादातर कारकुन है, जो हमारे जराये से पता लगा है, वो इनकी कॉल से 4-5 दिन पहले ही करीब करीब के जो इलाके हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, जो करीब के मज़ाफ़ात है, वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं और वहाँ पर वो अपने अपनी जगहों पर हैं, जो हमें बताया गया है। तो जैसे अली अमीन गड्ढापुर जो है, जो वज़ीर आला है, उन्होंने भी कहा है कि हमारी टीम और हम जो है बाकायदा तौर पर वहाँ पर पहुँचेंगे और जो हमारे लीडर की कॉल है हम उसके ऊपर ज़रूर वहाँ पर लबैक करेंगे। गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं, सुना है कि तालिब इल्म भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जी, के लाहौर के अंदर तकरीबन जुम्मे वाले दिन रात से ही इनकी पकड़-दकड़ का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ मालूमात के मुताबिक तकरीबन कुछ 6-7 अफराद, कुछ 10 अफराद के करीब गिरफ्तार हुए हैं, जिनको पकड़ा गया। बाकी जहाँ पर भी पुलिस ने जो उनको इत्तलात थी या इंटेलिजेंस बेस्ड जो इत्तलात मिली हुई थी कि वहाँ पर पीटीआई का कारकुन या फिर वर्कर या कोई कन्वीनर मौजूद है, तो वहाँ पर पुलिस ने रेड की। लेकिन वो ज़्यादातर अफराद जो थे वो अपनी जगह से जा चुके थे या वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं थे। बस कुछ कारकुनों के गिरफ्तार होने की इत्तलात हमारे तक मौसूल हुई थी कि 10 से 12 अफराद जो है वो इस वक्त जुम्मे वाले दिन की रात को पुलिस की कस्टडी में थे। सर, ये बताइए कि डस्का से 2 वीडियो हमारे सामने आई हैं, वहाँ पे अहमदिया मस्जिद पे कुछ हमला हुआ, क्या हुआ है? ज़रा तफसील बताइए हमारे देखने वालों को। जी, ये कल का वाक़या जो हमें शाम को जाके रिपोर्टरली मालूम हुआ है कि डस्का का नवाही गाँव जो है कोट करम बख्श है वहाँ पे। तो वहाँ पर जो कादियानियों की इबादतगाह बनी हुई है,
जुम्मे की नमाज हो रही थी, तो टीएलपी के जो अफराद हैं, तकरीबन को 200-250 के करीब अफराद थे, उन्होंने वहां पर उनकी जो इबादत गाह है उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, पथराव किया शदीद। आगे से उनकी तरफ से भी पथराव किया गया। तो इस पथराव के एवज में एक जो उनका कारकुन था वो शदीद जख्मी हो गया, और उसके बाद जो इनकी इबादत गाह है उसके शीशे वगैरह भी टूट गए और उसको खासा नुकसान पहुंचा। तो पुलिस थोड़ी देर के बाद पुलिस वहां पर पहुंच गई और उन्होंने वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए उस मस्जिद जो है उनकी जो है उसकी इबादत गाह जो है उसको गिराने की भी कोशिश की। तो पुलिस ने वहां पर पहुंच के फिर उनको मौका पर रोका है और उसको डिस्पर्स किया है। फिर पुलिस के खिलाफ वहां पर नारेबाजी भी की गई है। तो काफी देर तक ये सिलसिला जारी रहा है। तो तकरीबन शाम को जाके फिर उन्होंने जो है ये जो बंदे इकट्ठे हुए थे उनको डिस्पर्स किया है। तो उसके बाद ये लोग गए। उस वक्त तक फिर पुलिस ने कोशिश की थी कि जो नमाज अदा कर रहे हैं अंदर अफराद उनको बाहर निकाला जाए, तो उन्होंने काफी हद तक फिर उनको दूसरे रास्ते से बाहर निकाला। सर ये बताइए कि जो वीडियो मेरे सामने आ रही वो कह रहे हैं कि अहमदियों ने तशद्दुद किया, इसमें क्या सदाकत है? नहीं, इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है। जो हमारे पास वीडियोज आई हैं उसके अंदर ये जो उनके सरबराह हैं जो वहां पर तरीके लबैक के अफराद आए हैं, इन अफराद ने जब नमाज का वक्त हो रहा था अंदर वहां पे जो हमें इतलात मिली SHO डॉक्टर मोहम्मद तौकीर से जो हमारी बात हुई है कि जब हम वहां पर पहुंचे तो उसके अंदर तकरीबन कोई 25 से 30 अफराद मौजूद थे और उसके बाद इन लोगों ने आगे से जो इबादत गाह है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पथराव किया। इसके आम में फिर जो अंदर अफराद मौजूद थे उन्होंने पथराव किया। इसकी भी फुटेज है आपके पास। तो जब आप उन्होंने बताया कि इन्होंने इनको तंग किया है, उनको मारा है, उसके बदले में फिर उन्होंने आगे से पथराव किया। तो वो पथराव से फिर इनके एक अफराद जो शदीद जख्मी थे उनके सर पे पत्थर लगा और एक के कंधे पे लगा। तो टोटल जो ज्यादा जख्मी है वो एक अफराद ही है। तो इनके जवाब के अंदर वो सारा कुछ किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने आकर उनको मना किया, बल्कि इन्होंने हमारी मौजूदगी में वहां पर ट्रैक्टर के साथ उनकी जो इबादत गाह की दीवार है उसको भी गिराने की कोशिश की है। तो हमने फिर वहां पे दोबारा कॉल करके तफरी को बुलाया गया। वहां पर तकरीबन ये थाना मोतरा का इलाका बनता है, इसके नवाही गाँव है, कोट जो है वो बख्श जो है कोट बख्श, यहाँ पर फिर पुलिस दोबारा आई है। तो फिर भारी नफरी के साथ आई है। तो फिर उन्होंने उन लोगों को वहां से मना करके भगाया है। जिसके बाद फिर ये इनके जो उलमा इकराम है उन्होंने फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर बताना शुरू कर दिया कि जी जो कादियानी है उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हमारे बंदों को जख्मी कर दिया है और जो पंजाब पुलिस है वो कादियानियों का साथ दे रही है। तो लिहाजा आप जल्दी जल्दी सारे लोग वहां पर पहुंचे। तो ये फिर बातें सोशल मीडिया के जरिए सामने आई जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है यहाँ तक हुआ है। मौजूदा क्या सूरत हाल है वहां पे इस वक्त सर? वो जो उलमा कराम थे उनके वहां पर जो मौजूद टीएबी की जो क़यादत है उन्होंने एक बात के ऊपर तस्फिया किया है और ये बात सामने आई है कि जो पुलिस है वो 20 दिन का टाइम दिया है कि 20 दिन के अंदर आप जो हमारे जख्मी बंदे हैं उनके ऊपर है जो ये तशद्दुद हुआ है उनके खिलाफ आप FIR दर्ज, जिन कादियानियों ने ये तशद्दुद किए हैं उनको पकड़ के गिरफ्तार करें और दूसरा फौरी तौर के ऊपर इसकी जो ये इबादत गाह है इसको यहाँ से गिराया जाए, इसको खत्म किया जाए और इनके जो यहाँ पे कस्बे लगे हुए हैं जो जिसपे अल्लाह का नाम लिखा है शार इस्लाम की गुस्ताखी की गई उसको खत्म किया जाए। तो पुलिस जो है वो रात गए तक जो हमारी इंस्पेक्टर से बात हुई थी कि उनके अफराद तकरीबन रात को 12 साढ़े 12 बजे तक वहां पर मौजूद थे। तो कोशिश कर रहे थे कि FIR हो जाए, लेकिन आज सुबह तक जो इतला था कि अभी तक FIR कोई नहीं हुई। जबकि जो वहां पर कादियानी जमात के जो अफराद थे उनकी जो बाहर मोटरसाइकिलें और चीजें खड़ी थी जिनको पथराव की वजह से नुकसान हुआ है और तोड़ा गया है, वो भी ये एप्लीकेशन लेकर जो है वो थाने गए थे, लेकिन वो आगे को दूसरी पार्टी मौजूद थी तो वहां पर वो फिलहाल खामोश रहे हैं। तो इनकी भी यही कोशिश है कि हमारी FIR की जाए जो हमारी यहाँ पर इबादत गाह को और हमारी ब्लॉक को और हमारी यहाँ पर मोटरसाइकिलें और चीजों को नुकसान पहुंचाया है, इनके खिलाफ दरखास्त देने की कोशिश जारी है। तो अब देखना ये है कि पुलिस जो है वो किनके खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या वो TLP की क़यादत की तरफ तवज्जो देते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करती है या जो कादियानी जमात के अफराद हैं उनकी FIR को अगेंस्ट जो है TLP की काटती है। तो ये अब इंशाल्लाह आज या कल तक इसकी भी डिटेल सामने आ जाएगी। सर ये कोई नई मस्जिद है या पहले की बनी हुई है? ये तकरीबन इसको कम अज कम को 70 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और ये उनके मुताबिक ये बहुत अच्छी मस्जिद थी और वो ये कहते हैं कि हमारी जो ये मस्जिद है ये बहुत
पुरानी है, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर हमारे साथ ये काम किया है। हम तो पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पर आबाद है, जो कुछ खानदान के लोग हैं। पुलिस ने हमें ये बताया कि इनके अफराद जो यहाँ पर मौजूद है, कादियानी जो हमारे पास यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये बताया है कि ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये पुराने रहने वाले हैं। तो फिर हमने पुलिस से ये बात की कि ये लोग यहाँ पुराने रहने वाले हैं, तो फिर आज तक ये वाकया क्यों पेश आया? इससे पहले भी तो ये वाकया पेश आ सकता था, इससे पहले क्यों नहीं ये वाकया पेश आया? तो फिर उन्होंने बताया कि क्योंकि अब जो टीएलपी की क़यादत है वो एक दूसरे को स्पीकर पे ऊपर मोटिवेट करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, और वो इनके पीछे बार बार दरखास्तें दे रही है कि ये शायर इस्लाम की गुस्ताखी कर रहे हैं, इनके मनारों को कराया जाए। तो कहते हैं इस वजह से जब सोशल मीडिया के अंदर बात आई है तो फिर एक मॉब बन के यहाँ पर आया, जिसने आके यहाँ पर हमला किया और मुकामी लोगों को फिर आके यहाँ पर उन्होंने तंग किया और तशद्दुद किया। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ, पाकिस्तान से ताज़ा सूरत हाल वहाँ पे क्या थी वो बता रहे थे। हिंदुस्तान में कभी कोई वाक़या पेश आए, मुसलमानों पर तशद्दुद हो या किसी मस्जिद को नुकसान पहुँचाया जाए, तो हमारी मीडिया जो है बड़ा शोर शराबा डालती है कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं है। मगर यही वाक़यात जब पाकिस्तान में होते हैं तो यहाँ पे मीडिया खामोश रहती है। अब सोचने वाली बात ये है कि जब आप किसी के ऊपर जाके हमला करेंगे और जाके उनको नुकसान पहुँचाएँगे, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएँ, कोई भी हो, आप अपने घर में बैठे आपको कोई नुकसान पहुँचाए तो गुस्सा तो आता है, इसमें कौन सी दो राय तो है नहीं। अगर उनकी आप बाहर बाइक खड़ी है या जो भी चीज़ें खड़ी तोड़नी शुरू कर दे, पथराव शुरू कर दें, तो अपने दफा के लिए जो भी किसी के पास से उस वक़्त फौरी तौर पे इंतज़ाम होता है वो तहफ़्फ़ुज़ अपना कर। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी बात नज़र आई कि पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया, जो मैंने वीडियो देखी, और पुलिस वाले उन्हें रोक रहे हैं, और पुलिस का ये फ़र्ज़ भी है। इससे पहले ऐसे वाक़यात भी आए हैं कि पुलिस जो है वो खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है समझ से बाहर कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। किसी को उसकी इबादत करने की इजाज़त नहीं है, और नाम हमने रखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, 70 साल का होगा, उससे पूछा कि आखिरी नबी का क्या नाम है, तो उसको नहीं पता था। जब उसे पूछा कि मगरिब की नमाज जो है उसमें कितनी रकातें होती हैं, तो वो कहता मैंने कभी पढ़ी नहीं, फजर की पढ़ता हूँ, उसकी 2 होती है। एक नहीं बेशुमार वीडियो इसको कहते एक बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे देखने को मिलती, मगर जैसे ही खत्म नबूवत का कोई नारा लगाएंगे ये सब भाग दौड़, और अक्सर को इस चीज़ का नहीं पता। एक अभी मैं देख रहा, कहता है मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने तो इस तरह तवज्जो नहीं दी, वो कहता मुसलमान में कहना जी। ये असल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है जहालत। जहालत से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे। हर इबादत का, हर मस्जिद किसी की भी है, उसका एहतराम करना चाहिए, चाहे वो चर्च है, चाहे वो गुरुद्वारा है, जो भी किसी का मंदिर है, जो भी है, उसे इबादत का उस मुल्क में मुकम्मल तौर पर हक हासिल होना चाहिए। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपको यूरोप में आए तो मसाजिद बनाने की इजाज़त हो, यहाँ पे आप बिल्कुल आज़ादी के साथ अपनी इबादत करें, और ये रोकते भी नहीं। मैं कल ही सोच रहा था कि मुसलमानों की खुशकिस्मती है कि ये जो काफिर हैं इनको मुसलमान कहते हैं, ये बड़ा आपके लिए एक जनाब ये नाम है, वरना जो मुसलमान वो तो एक दूसरे को काफिर कहते हैं, तो जो काफिर है वो आपको मुसलमान कहते हैं। तो जिस मुल्क की ये हालत हो चुकी हो, सियासी सूरत हाल बर्बाद, मजहबी सूरत हाल अभी आपको बता रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थोड़ी देर तक इरफान खान साहब का एक प्रोग्राम आ रहा है, वो उसमें बताएंगे कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।